तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकेंड टाइप ट्रांसलेशन को। तो सेकेंड टाइप ट्रांसलेशन में 2 से 3 रूल्स बताए जाएंगे जो कि पढ़ना है, जिससे ये क्लियर हो पाए कि हम फर्स्ट टाइप ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर सेकेंड टाइप ट्रांसलेशन को। ठीक है, तो जैसे इसमें बताया गया सबसे पहले किस प्रकार के वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। ठीक, अब एक कार्य पहले हो जाता है फिर दूसरा प्रारंभ होता है। ठीक है, ये आपका पहला नोट है कि इस प्रकार के वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाए। वाक्य एक होगा और कार्य 2 होंगे। ठीक, वाक्य एक है, कार्य 2 है, पाया जाता है। और वो दोनों कार्य जो होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि एक साथ में ही दोनों हो जाएं। एक कार्य पहले हो जाता है, पहले एक कार्य होगा फिर दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? ठीक, जो कार्य पहले होता है उस वाक्य का अनुवाद, जो कार्य पहले होता है उस वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। ठीक, अब तीसरा, जो कार्य, एक तो मान लीजिए पहले का हो गया, जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य बाद में होता है उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। ये बातें आ रही समझ में? देखिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट आए हुए हैं और तीनों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये आराम से समझ लिए तो फिर आपको सेकेंड टाइप ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इस प्रकार के वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। दिमाग में ये सेट करिए कि वाक्य एक होगा लेकिन उसमें कार्य 2 होंगे। ये हो गया। और दोनों जो कार्य होंगे, एक कार्य पहले हो जाता है फिर दूसरा कार्य होगा, एक पहले होगा एक बाद में होगा, ये भी कंफर्म है। फिर जो कार्य पहले होता है उस वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य बाद में होता है उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं।
अब देखिए सबसे पहले क्या मिला था, इस प्रकार के वाक्यों में दो कार्य, ठीक। अब आप यहां समझेंगे, ये पूरा वाक्य हो गया, इसमें कार्य कितने हो रहे हैं, ये पहला कार्य और ये दूसरा कार्य। बात आ रही समझ में? ये पूरा सेंटेंस है, इसमें एक कार्य इधर हुआ, दूसरा कार्य इधर हो गया। जब ये दूसरा कार्य इधर हुआ तो माना कि ये पहले कार्य हुआ, इसका जो हम अनुवाद करेंगे, इसका यहां से लेके यहां तक का जो सेंटेंस है, इसका जो अनुवाद हम करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। ये बातें समझ में आई? और जो कार्य बाद में हुआ है उसका अनुवाद मुझे करना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो है ये करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक वाक्य आएगा, एक वाक्य में दो कार्य होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे और दो से कम भी नहीं होगा। अगर एक हो रहा है तो ये सेकंड टाइप में आएगा नहीं, ये फर्स्ट टाइप में चला जाएगा। एक वाक्य होगा, दो कार्य होंगे और एक कार्य पहले होगा, ये भी चीजें फिक्स हैं, और उसके बाद दूसरा कार्य होगा, ये भी फिक्स है। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। और जो दूसरा कार्य होगा उसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। अब जो बातें आती हैं नंबर 4 पे, वो ये है कि पहले के लिए, किसके लिए? पहले के लिए बिफोर, BEFORE, बाद के लिए आफ्टर, ठीक। बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब ये भी बात आप समझ पा रहे हैं? पहले मतलब उसमें आएगा वाक्य में, जब एक वाक्य में दो कार्य होगा तो उसमें आएगा पहले। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत गा चुका था, अगर वो पहले की बात आए, अगर बात पहले की आ रही है तो मुझे दोनों सेंटेंस में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो दोनों के बीच में लगाना क्या है? बिफोर। और जब बाद की बात है, जैसे मेरे घर पहुंचने के बाद वह भोजन किया था, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? आफ्टर का यूज। ये दो चीजें आप कंफर्म हो जाइए कि पहले के लिए क्या लगाना है? बिफोर, और बाद के लिए क्या लगाना है? आफ्टर। फिर से एक बार समझ लीजिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें एक सेंटेंस है, क्या है? एक सेंटेंस है, उसमें क्या हो रहा है? दो कार्य हो रहे हैं, एक कार्य पहले हो रहा है, एक कार्य बाद में हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसका अनुवाद करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। ये क्लियर हुआ? अब आ जाइए इधर, अगर बीच में वाक्य के बीच में आया है पहले, तो पहले के लिए किसका प्रयोग होगा? बिफोर, और बाद के लिए क्या आएगा? आफ्टर। क्लियर? ये क्लियर हो पाया। अब इसके बाद हमें सीधा एग्जाम्पल पे चलना है। सीधा हम अब क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे उसका ट्रांसलेशन किया जाना है। तक एग्जाम्पल में लोग पढ़ेंगे कि राम के घर जाने से पहले मोहन गीत गा चुका था। ठीक है, ये आपका टोटल एक सेंटेंस हो गया जो कि हिंदी में है, ठीक। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में कार्य दो हो रहा है। पहला कार्य हो रहा है राम के घर जाने से, एक तो घर जा रहा है, एक घर जाने का काम हो रहा है, और दूसरा इधर काम हो रहा है गीत गाने का। देख पा रहे हैं, एक कार्य है घर जाने का और दूसरा कार्य है किसका? गीत गाने का। तो जब इस प्रकार के वाक्य मिल जाए जिसमें पहले और बाद में आपको देखने के लिए मिले, तो सबसे पहले
आप पहले या बाद को इनसर्कल कर दीजिए। जब आप इसको इनसर्कल कर देंगे तो एक पार्ट आपका इधर बच गया और दूसरा पार्ट आपका इधर बच गया, ठीक। तो निश्चित रूप से एक ये हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा। अब हम एकदम अलग कर पा रहे हैं कि एक सेंटेंस में कितने, दो पार्ट हो गए, एक इधर एक उधर। अब दो पार्ट होने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें दो कार्य भी हो रहा है। अब खूब ध्यान से पढ़िए, राम के घर जाने से पहले, अब हमें ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में, ताकि उसी के अनुसार हम टेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो राम के घर जाने से पहले, अर्थात अभी राम घर नहीं गए हैं, उसके पहले मोहन गीत गा चुका था, तो इसका काम पहले हो गया और इसका काम बाद में हुआ। तो अब ये हम समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको अलग भी करना है, खूब आराम से पढ़ेंगे और इसमें ये देखेंगे कि राम के घर जाने से पहले मोहन गीत गा चुका था, तो मोहन के गीत गाने का जो कार्यक्रम हुआ वो पहले हो गया और इनका राम के घर जाने का जो कार्य था वो बाद में हुआ। तो आपको बताया गया जो कार्य पहले हो उसका अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और जो कार्य बाद में हो उसका करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, ठीक है। और यहाँ आया है पहले, तो पहले के लिए क्या बताया गया, बिफोर का यूज होता है। किसका होता है, बिफोर का। तो अब हमें करना है ट्रांसलेशन। तो मोहन गीत गा चुका है, इसको जब पास्ट टेंस में करेंगे तो सबसे पहले किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। यहाँ क्या लिखा जाएगा, मोहन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैड, पास्ट परफेक्ट में, मोहन हैड। फिर वर्ब क्या हो रहा है, गाने का, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। मोहन हैड संग, क्या गा रहा है, एक गीत, संग ए सॉन्ग, वो हो चुका। मोहन हैड संग अ सॉन्ग। अब उसके बाद ये जो बिफोर है ये हम लिख देंगे यहाँ पे बिफोर, बिफोर दोनों को जोड़ेगा। अब इधर का पास्ट इंडेफिनिट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्रिया क्या कर रहे हैं, राम घर जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और फिर जा कहाँ रहे, होम। राम वेंट टू होम, ठीक। ये आपका ट्रांसलेशन तैयार हुआ कि राम के घर जाने से पहले मोहन गीत गा चुका था, तो मुझे सबसे पहले ये जो पहले शब्द आया इसको इनसर्कल किए, गोले में कर दिए, एक पार्ट इधर अलग हुआ, दूसरा उधर हो गया। फिर ध्यान से पढ़ने के बाद ये पता चला कि मोहन गीत गा चुका था, वह कार्य पहले हुआ और राम घर बाद में गए हैं, तो जो पहले हुआ। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो बाद का सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, और जो पहले का ट्रांसलेशन होगा इसका वाक्य होगा, इसका हम ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, ठीक। बाकी जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ पास्ट परफेक्ट, ये तो आप जान ही रहे हैं। ये बिफोर है, बिफोर बीच में लगा दिया गया। अब एक दूसरा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पहले आया हुआ है, तुरंत इसको गोले में करिए, एक पार्ट इधर अलग कर लीजिए, दूसरा पार्ट इधर अलग हो गया। अब ध्यान से ये पढ़ना है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो जो गाड़ी का जाना था ये पहले हुआ और उसके बाद हम स्टेशन पे पहुंचे। स्टेशन पे बाद में पहुंचा गया, गाड़ी पहले चली गई, तो इस वाक्य का अनुवाद हम पहले करेंगे और इस वाक्य का अनुवाद हम बाद में करेंगे। इसको पहले किया जाएगा किस टेंस के अनुसार, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार। क्यों, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ। तो यहां लिखेंगे गाड़ी का, द ट्रेन हैड गॉन। गाड़ी का हो जाएगा द ट्रेन, हैड हेल्पिंग वर्ब है और जा चुकी थी, तो गो वेंट गॉन ये थर्ड फॉर्म है। पहले का क्या लिखा जाएगा, बिफोर, हो गया। अब मेरे स्टेशन पहुंचने से, मेरे मतलब हो जाएगा मैं, आई,
यहाँ हो जाएगा आई। फिर क्या होना है, स्टेशन पहुंचना, पहुंचना ये वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और स्टेशन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई रीच्ड टू स्टेशन, STATION। ये रीच्ड जो है, रीच मीन्स पहुंचना होता है, जो कि उसका सेकंड फॉर्म लगा रीच्ड आ गया, आई रीच टू स्टेशन। तो ये बिफोर आया पहले के लिए, और ये जो सेंटेंस है ये है किसमें, ये है पास्ट परफेक्ट में, और ये जो पूरा है ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले आया हुआ है, एक और पढ़ लेना है जिसमें बाद में आए, अर्थात ऐसा एग्जाम्पल निकालना है जिसमें बाद का आए। बाद वाले में भी जो रूल है बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ कौन सा कार्य बाद में। यदि आप ये ढूंढने में या पहचानने में सफल रहे तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसलेशन सही होगा। यदि ये नहीं जान पाए कौन सा कार्य पहले और कौन सा बाद में हुआ तो निश्चित रूप से आपका गलत हो सकता है। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक पाठ पढ़ाए थे। ठीक है, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक पाठ पढ़ाए थे। तो बताया क्या गया, जो पहले और बाद में आए उसको ऐसे क्या कर देना है, बोला, फिर एक भाग आपका इधर निकल गया, दूसरा भाग आपका इधर निकल गया। अब ध्यान से ये पढ़ना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में हुआ। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, मतलब कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, ये स्कूल पहले पहुंच चुके हैं, ये कार्य हो गया पहले, के बाद अध्यापक पाठ पढ़ाए थे, ये कार्य हो गया बाद में। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि जो कार्य पहले होता है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, और जो कार्य बाद में होता है उसको करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, टेंस के अनुसार। कोई दिक्कत नहीं है। और बताया गया इधर का जो वाक्य होता है उसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं, तो यहां हम पास्ट इंडेफिनिट में उसका अनुवाद करेंगे, तो हो जाएगा द टीचर, अब पढ़ाए थे, टीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, द टीचर टॉट द लेसन, LESSON। क्लियर? द टीचर टॉट द लेसन। बाद का क्या बताया गया था, आफ्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर, आफ्टर। ठीक, मेरे स्कूल पहुंचने के, ये होगा, मेरे का क्या बताया गया, आई, और इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, स्कूल पहुंचना, तो हो जाएगा आई हैड रीच्ड, रीच टू स्कूल, SCHOOL। ये बात समझ आ रही है? बताया क्या गया कि पूरा एक सेंटेंस मिला, सेंटेंस में हमने बाद पे क्या किया, गोला बना दिया, तो मेरा एक हिस्सा इधर निकल गया, दूसरा उधर निकल गया। फिर क्या हो गया, मुझे ये ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। तो मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, तो मुझे पता चला कि मैं स्कूल पहले पहुंचा, तो ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया। जो पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में होना है, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में होना है। इधर का सेंटेंस मुझे पहले ट्रांसलेशन करना है, इधर का सेंटेंस मुझे बाद में ट्रांसलेशन करना है, और बीच में क्या रहेगा, आफ्टर, क्योंकि यहाँ आया है बाद। तो मैं अध्यापक पाठ पढ़ाए थे, इसका किसमें करना है, इसमें करना है द टीचर टॉट द लेसन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट है
और वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाने का टीच होता है, तो उसका टॉट लगा सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट रहा क्या पढ़ा है, लेसन। द टीचर टॉट द लेसन, उसके बाद ये बाद का आ गया आफ्टर। अब जो इधर का सेंटेंस है उसको मुझे करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मेरे का आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हैड, फिर पहुंचना, पहुंचना वर्ब है, रीच का थर्ड फॉर्म हुआ रीच्ड, कहां पहुंचना, स्कूल, स्कूल का हो गया टू स्कूल। ये आपका समाप्त हुआ। अब जैसे प्रॉब्लम ये आती है या क्वेश्चन ये मन में आता होगा, अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना हुआ तो क्या दोनों सेंटेंस में नॉट का यूज किया जाएगा कि एक में? इसका सबसे पहले और सबसे आसान ये समझना है कि जो सेंटेंस पहले होगा हम उसी को निगेटिव बनाएंगे, उसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। जो बाद का होगा वो जस्ट सेम वैसे नीचे आ जाएगा। जैसे इसका अगर बनाना हुआ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द टीचर, ये टॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है डिड, और उसके बाद लगता है नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म TEACH, टीच। द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन। फिर आफ्टर है, यहां हो जाएगा आफ्टर, फिर आई हैड रीच्ड टू स्कूल। ये बातें आ गई समझ में। अब आप देख पा रहे हैं कि आफ्टर के बाद की जो कंडीशन थी, मतलब यहां से लेकर के यहां की जो कंडीशन थी वो एकदम सेम है, यहां से लेके यहां तक जो कंडीशन एकदम सेम है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आफ्टर आई हैव रीच्ड टू स्कूल, आफ्टर आई हैव रीच्ड टू स्कूल एकदम सेम है। तो जो मेरा चेंज हो रहा है वो पहले के सेंटेंस में ही चेंज हो रहा है। अगर इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो मैं हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लूंगा यहाँ, तो हो जाएगा डिड द टीचर। क्लियर, डिड द टीचर, फिर हो जाएगा टीच द लेसन। फिर आगे वही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उतारते चले जाइए। आफ्टर आई हैड रीच टू स्कूल। अगर आप लोगों को देखने में कुछ समस्याएं आती हो, थोड़ा जूम करेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। कभी कभी कमेंट आ जाता है कि सर छोटा लिखते हैं, तो छोटा एक्चुअली इसलिए लिखा जाता है कि कंटेंट ज्यादा आए, तो देखने में प्रॉब्लम अगर जाती हो तो थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो समस्याएं आती रहे तो आप कमेंट करके बताते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका हम निवारण करते रहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हुआ तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिड द टीचर। अब ये क्या है, टीचर सब्जेक्ट है, इसी तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, फिर वर्ब आ जाएगा टीच द लेसन। आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल। ठीक है, और इन दोनों पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं और किस तरीके से पहचाने जाते हैं। तो उसमें जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी या कठिनतम चीजें थी या जो कंफ्यूजन की चीजें थी वो मैंने आपको बताया, और इस तरीके से आप इस पूरे नियम का लाभ ले सकते हैं, इसका जो है अनुवाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जो इसके बाद का ट्रांसलेशन होता है, इसके बाद का जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, वो इसके अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सब मन लगा के पढ़ते रहें।